नमस्कार साथियों। आज अपना ये लास्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का। इसके पश्चात इस वीडियो के पश्चात आपका इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात अपन नई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में अपन ने जो विदेशी व्यापार था उसके बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे अपन मोटे मोटे रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी उसके वर्तमान स्केनरियो क्या है, वर्तमान परिदृश्य या स्थिति क्या है। देखते हैं। भारत आर्थिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते हुए विश्व में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए हैं। भारत वर्तमान में G20 का अध्यक्ष है। तो साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि भारत G20 का अध्यक्ष है या नहीं है। तो याद रखिए कि भारत G20 देशों का अध्यक्ष है और G7 में विशेष आमंत्रित सदस्य भी है। ब्रिक्स एवं क्वेड में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत साधारणतया जो घरेलू उत्पाद होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अनुसार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथियों, क्या है? भारत जीडीपी के हिसाब से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। एग्जामिनेशन पूछा जाए भारत कौन कितने नंबर की विश्व सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तथा क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार यह ट्रिपल-पी यानी जो क्रय शक्ति क्षमता है उसके हिसाब से विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है साथियों, तो आगे बात करते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करता है। यानी जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो एनएसओ के माध्यम से की जाती है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कार्यालय द्वारा की जाती है। एनएसओ भारत के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। भारत सरकार के द्वारा इस मंत्रालय को MOSPI के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, यानी राष्ट्रीय आय की गणना क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। तो संस्था एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और इसको वर्तमान में MOSPI के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब याद रखिए साथियों कि भारत में 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही थी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.2% रही थी। आगे बात करते हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार देश है। यानी जो दुनिया में जो शेयर बाजार वाले देश हैं उनमें भारत विश्व में सबसे बड़ा 5वें नंबर का शेयर मार्केट वाला देश है। अब भारत में प्रमुख रूप से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2 प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं, BSE NSE है। तो इनको दोबारा देखते हैं। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, यानी पहला तो BSE, दूसरा NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और लास्ट वाला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। दोस्तों याद रखें कि BSE भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? मुंबई में 1875 के अंतर्गत की गई थी। NSE की बात करते हैं। यह वर्तमान में शेयर बाजार में मात्रा यानी वॉल्यूम, क्वांटिटी की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यानी जो शेयर बाजार में मात्रा होती है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, तथा जिसकी स्थापना मुंबई में 1992 में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में की गई थी। अब देखते हैं कि BSE की 30 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक, यानी जो BSE के अंतर्गत प्रमुख रूप से 30 कंपनियां लिस्टेड होती है। जो उसका सूचकांक होता है या उसका मानक होता है उसको सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। तो NSE में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके अंतर्गत 50 प्रमुख कंपनियों को शामिल किया जाता है, जिसके सूचकांक या मानक को निफ्टी के नाम से संबोधित किया जाता है। याद रखें कि एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए कि BSE का सूचकांक क्या होता है, सेंसेक्स होता है, तथा NSE का सूचकांक निफ्टी होता है। अब बात करते हैं आगे कि विश्व के सबसे 5 बड़े शेयर बाजार देश कौन कौन से हैं। देखो साथियों, पहले नंबर पे तो आता है अमेरिका यानी USA, सबसे बड़ा शेयर मार्केट वाला देश है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, थर्ड पे आता है जापान, फोर्थ पे आता है हांगकांग और लास्ट में आता है इंडिया, यानी इंडिया 5वें नंबर पर है। अब बात करते हैं कि विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी मूडीज़। दोस्तों याद रखें कि जो विश्व की प्रमुख रेटिंग एजेंसी है, वित्तीय एजेंसी, उसको मूडीज़ के नाम से जाना जाता है।
किस नाम से जाना जाता है? मूडीज़ के नाम से जाना जाता है। ने दिनांक 23 मई 2023 को बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था G20 की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और विश्व बैंक के समंकों के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 350 लाख करोड़ कितना 350 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था 2022 में 350 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। अब साथियों बात करते हैं कि पिछले 8 वर्षों में भारत सरकार द्वारा क्या क्या सुधार किए गए हैं, किस क्षेत्र में क्या योजनाएं लागू की गई है, आदि चीज़ों को देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आप इनको अच्छी तरह से देखना। एग्ज़ाम में योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन योजनाओं का मुख्य पर्पज़ क्या है, किस लिए योजनाएं बनाई गई है। देखो साथियों, पहली बात करते हैं वित्तीय समावेशन की, यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। इसमें तो पहली योजना आधार योजना बनाई गई, प्रधानमंत्री जनधन योजना बनाई गई जिसमें सभी लोगों के खाते खोले गए, मोबाइल कनेक्शन योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाई गई। बैंकिंग सुधार क्षेत्र के अंतर्गत संकल्प योजना, पुनर्पूंजीकरण, मर्जर और निजीकरण, यानी कई छोटे बैंकों का बड़े बैंकों में विलयन किया गया और जो बैंक घाटे में चल रहे थे उनका निजी क्षेत्रों को उनका निजीकरण या निजी क्षेत्रों में सौंपा गया। अगला है डिजिटल सार्वजनिक सम्मान में क्या क्या किया गया। एक यूपीआई जो अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, डिजिटल इंडिया मिशन, केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर, उमंग, डिजी लॉकर आदि सुविधाएं प्रदान की गई है। ईज ऑफ लिविंग के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास योजना संचालित की गई, अमृत योजना, जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, पीएम उज्ज्वला गैस योजना प्रधानमंत्री द्वारा लागू की गई। अगला स्वच्छ भारत के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को क्रियान्वित किया गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को लागू किया गया जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वच्छ भारत मिशन को लागू किया गया। अगला आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना वाला, उसमें भारतमाला, सागरमाला प्रोजेक्ट लागू किया गया। पीएम गति शक्ति योजना लागू की गई। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति लागू की गई। उड़ान, एनएमपी, एनआईपी आदि योजनाएं लागू की गई। अब बात करते हैं निवेश की, इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन कौन सी योजना लागू की गई देखते हैं। एक तो पहले की गई कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की गई, यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों की आय पर लगता था उनमें भारत सरकार द्वारा कटौती की गई या कम किया गया, उसका भार कम किया गया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई लागू किया गया। स्टार्टअप इंडिया योजना लागू की गई, यानी जो छोटे उद्यमी है उनके द्वारा व्यापार किया जाता है, छोटे व्यापार किए जाते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लिबरल एफडीआई एफईआई जो प्रत्येक विदेशी निवेश लागू किया गया, एफईआई लागू किया गया। और पारदर्शी कर ट्रांसपेरेंस टैक्स के बारे में भारत सरकार द्वारा जीएसटी लागू की गई जो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है संपूर्ण देश में। ई वे बिल लागू किया गया। फेसलेस असेसमेंट सिस्टम लागू किया गया। व्यापार करने में आसानी के लिए दिवालिया और शोधन क्षमता संहिता अधिनियम लागू किया गया। रेरा एक्ट जो जमीन की खरीद फरोख्त से संबंधित होता है, रेरा एक्ट लागू किया गया। कंपनी अधिनियम लागू किया गया। श्रम संहिता अधिनियम लागू किया गया। किसान कल्याण के अंतर्गत एमएसपी में उत्पाद की लागत का 1.5 गुना किसानों को प्रदान किया जा रहा है, यानी जो उत्पाद की लागत है उसे 1.5 गुना भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। पीएम किसान निधि योजना लागू की गई। पीएम किसान योजना निधि के अंतर्गत प्रत्येक लघु, सीमांत या मध्यम कृषकों को वर्ष में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है जो 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त के रूप में उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की जाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, ई नेम फूड पार्क आदि योजनाएं भारत सरकार द्वारा संचालित की गई है। अब बात करते हैं साथियों कि जो भारत में बजट बनता है, यानी ये बजट एक वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, तो उसमें भारत सरकार को किस क्षेत्र से या किस मद से कितनी तो प्राप्ति होती है और जो प्राप्त हुई मद में से या उधार लेकर जो भी व्यवस्था हो उसमें खर्च किस मद में कितना प्रतिशत किया जाता है। देखते हैं, पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, राजस्व की यानी प्राप्ति की। जो भारत सरकार की उधार और देयताएँ हैं, यानी भारत सरकार ने किसी अन्य देश को या राज्य सरकारों को पैसा दे रखा है, उसमें
जो उधार से जो पैसा प्राप्त होता है वो 34% प्राप्त होता है। जीएसटी और अन्य टैक्स में 17% का कलेक्शन होता है। आयकर में, इनकम टैक्स में 15% का कलेक्शन होता है। कॉरपोरेट टैक्स यानी जो निगमीय कर, कंपनी की आय पर कर लगाया जाता है, वो 15% का रेवेन्यू प्राप्त करता है। सेंट्रल कस्टम ड्यूटी, केंद्रीय उत्पाद कर होता है, वो 7% प्राप्त होता है। और कर भिन्न राजस्व में, यानी कर भिन्न राजस्व के रूप में 6% की प्राप्ति होती है। कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, ये सेंट्रल कस्टम ड्यूटी यानी केंद्रीय सीमा शुल्क होता है 7%, और कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क जो राज्यों की सीमा शुल्क पर लगता है उनसे 4% का रेवेन्यू प्राप्त होता है। तो ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों में 2% का रेवेन्यू प्राप्त होता है, यानी 100% रेवेन्यू इस क्षेत्र से आता है। अब ये खर्च किस किस क्षेत्र में कितना होता है देखते हैं। भारत सरकार द्वारा जो ऋण लिया जाता है वर्ल्ड बैंक से, IMF से, विदेशों से, उसमें ब्याज अदायगी पर कुल रेवेन्यू का 20% पैसा ब्याज अदायगी पर ही खर्च हो जाता है। करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है, यानी जो भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को वितरित किया जाता है टैक्स और जो शुल्क प्राप्त होता है, उनमें से जो हिस्सा दिया जाता है वो 18% दिया जाता है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं होती है उनमें 17% खर्चा होता है। केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो कि केंद्र द्वारा अनुदान अन्य योजनाओं के द्वारा दिया जाता है। अन्य योजनाओं में जो अनुपात उनका होता है उनमें 9% का योगदान होता है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण जो ट्रांसफ़र वित्त आयोग की समीक्षा के हिसाब से और अन्य ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो 9% किए जाते हैं। जो डिफेंस व्यय होता है, डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा व्यय होता है, सेनाओं पर 8% होता है। अदर एक्सपेंसेस 8% होते हैं। आर्थिक सहायता के रूप में 7% का खर्चा होता है। तो पेंशन के रूप में 4%, तो पेंशनधारी होते हैं कर्मचारी, उनकी पेंशन पर 4% का खर्चा आता है, यानी 100% इस टोटल इनका हो गया। तो ठीक है साथियों, यह ध्यान रखें मोटे रूप से कि प्राप्तियाँ तो इतनी इस सेक्टर से इतनी प्राप्तियाँ होती है, खर्च इस सेक्टर में इतना होता है। अब लास्ट में बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार के घाटे उनके संशोधित अनुमान 2022-23 के वित्तीय वर्ष के अनुसार और बजट अनुमान 23-24 के हिसाब से क्या रहेंगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान में तो था 22-23 में 6.4 और बजट अनुमान के हिसाब से 5.9% रहेगा। राजस्व घाटा 4.1 था संशोधित अनुमान के अनुसार और बजट अनुमान के अनुसार 2.9 है। प्रभावी राजस्व घाटा 2.9 और बजट अनुमान के हिसाब से 1.7 और प्राथमिक घाटा 3% संशोधित अनुमान 22-23 के हिसाब से और बजट अनुमान के हिसाब से, ये बजट अनुमान के हिसाब से प्राथमिक घाटा घटकर 2.3% रहने का अनुमान है। लास्ट में बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों में श्रम शक्ति कितनी नियोजित है। यानी 3 क्षेत्र है, कृषि है, उद्योग है और सेवाएं हैं। यानी कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है तथा सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र या मूलभूत क्षेत्र कहा जाता है। तो इनमें जो श्रम शक्ति नियोजित है, यानी जो अपना श्रम दे रहे हैं, नियोजन में संलिप्त है, उनमें कृषि में तो 42.60% लोग कार्यरत है, उद्योग में 25.12% लोग कार्यरत है तथा सेवा जो सर्विस सेक्टर है उसमें 32.28% लोग श्रम शक्ति में संलिप्त है। तो साथियों, आपका ये इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। इसमें मैंने लगभग 14-15 वीडियोस बनाए हैं। मेरे हिसाब से एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स है, शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है। तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें। और साथियों, आपका ये इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट हो चुका है। ऑडिट मैंने पहले कंप्लीट करवा दी है। अब आपका अगला वीडियो आएगा वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर आएगा। तो आप मुझे बताएं कि आपके कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। ठीक है साथियों, और लास्ट में ये कहूँगा कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल RJ चांद अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जिस साथी को PDF लेनी है वो मुझे मैसेज करें पर्सनली, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है साथियों, थैंक यू।